नमस्कार, टीवीएनटीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर से मार खाया पाक किस लिए खरीद रहा है और हथियार। बात करेंगे कोरोना के JN.1 वेरिएंट के बाद मिले एक और नए स्ट्रेन की। जानेंगे सत्ता जाते देख कैसे और क्यों डरने लगे मोहम्मद यूनुस। देखेंगे ये भी कि मोदी से मिलकर लौटे नीतीश अचानक JDU ऑफिस क्यों पहुंचे। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे तेज प्रताप यादव की बर्खास्तगी लालू यादव को पड़ेगी कितनी भारी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी रोड शो में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की चमक दमक। ब्रह्मोस से लेकर सैनिकों के लगे कटआउट्स। गोरखपुर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़। दूध की जगह होता था मिल्क पाउडर डिटर्जेंट का यूज। कभी डेयरी चलाने वाला खालिद निकला मास्टरमाइंड। भारत की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल से डिलीट डाटा हुआ रिकवर। पुलिस को मिले कई अहम सबूत। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मधुमक्खियों का तांडव। ADM को 500 डंक मारे, CDO को भी काटा। IAS भागकर गाड़ी में बंद हुए। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश का कहर। जलभराव से नदी में तब्दील हुई सड़कें। हाईवे पर बही कारें। गवाहों की कोर्ट में पेशी हो सकेगी अब ऑनलाइन। केंद्र सरकार की न्याय श्रुति योजना जल्द होगी लागू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर करोड़ों की ठगी। कर्नाटक में 7 जिलों में ठगों ने कई लोगों को बनाया अपना निशाना। मुंबई वर्सेस पंजाब में आज का मैच जीतकर टॉप 2 में फिनिश करना चाहेंगी दोनों टीमें। जयपुर में पहली बार होगा आमना सामना। गाजियाबाद में वांटेड आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। भीड़ने की फायरिंग, सिपाही की मौत। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ को NHAI कर्मचारियों ने किया था ब्लैकमेल। वीडियो डिलीट करने के एवज से मांगे पैसे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने से पहले क्वारंटाइन हुए शुभांशु शुक्ला। बोले पूरा भरोसा कि मिशन होगा सफल। 8 जून को एक्सियोम मिशन के तहत ISS पर जाएंगे। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को लगभग परेशान कर दिया था। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की सेना और ISI में खौफ का माहौल है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने हथियारों की जिहादी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने चीन और तुर्की से हथियार खरीद की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। पाकिस्तान की चीन से भारी मात्रा में ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर खरीदने की तैयारी है। इससे पाकिस्तान रॉकेट ग्रेनेड और बड़े गोले फेंक सकता है। खुलासा ये भी हुआ है कि पाकिस्तान 30 UAV भी चीन से एक बार फिर खरीद सकता है। सूत्रों के मुताबिक इन ड्रोन को चाइनीज किलर ड्रोन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और तुर्की के आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। यही नहीं, चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान ड्रोन की एक बड़ी ब्रिगेड भी तैयार करने में लगा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस ब्रिगेड को पाक अधिकृत कश्मीर में तैनात करने की साजिश एक बार फिर पाकिस्तान रच रहा है। यही नहीं, चीन जो पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, वह भी पाकिस्तान को ड्रोन की पूरी खेप देने में जुटा हुआ है। चीन का उच्च स्तरीय डेलीगेशन पाकिस्तान के डेलीगेशन से मुलाकात भी कर चुका है। पाकिस्तान अटैक ड्रोन की जो ब्रिगेड तैयार कर रहा है, उसके लिए तुर्की की एक कंपनी से उसने एक समझौता 2021 में किया था, जिसे फिर से रिन्यू करने के लिए बातचीत भी कर ली गई है। इसे लेकर जुलाई 2025 में तुर्की के आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात भी होने की संभावना है। बता दें कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद BSF ने चीन निर्मित कई बड़े सर्विलांस सिस्टम बॉर्डर पर ध्वस्त किए थे, जिसके बाद चीन की शरण में फिर से पाकिस्तान जा रहा है।
पाकिस्तान चीन से सर्विलांस सिस्टम भी बड़ी तादाद में खरीद रहा है। राजस्थान की जैसलमेर बीकानेर सीमा पार इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार सर्विलांस इक्विपमेंट लगा रहा है, जिसे हाल ही में पाक ने चीन से खरीदा है। इसी इलाके में सीमा पार जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर में था, जिसे भारतीय सेना ने एक ही वार में जमींदोज कर दिया था। कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। दुनिया के कई देशों के साथ भारत में कोरोना संक्रमण मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस लगातार अपने वेरिएंट बदल रहा है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट के कारण भारत में भी वायरस के मामलों में इजाफा जारी है। इस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच एक और नया वेरिएंट NV1.8.1 अमेरिका में सामने आया है। इससे केस बढ़ रहे हैं। इससे पहले कोरोना के JN.1 वेरिएंट हांगकांग, सिंगापुर और चीन में फैले लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि नए वेरिएंट अभी अमेरिका तक पहुंचा है और भारत में इस नए वेरिएंट का कोई मामला नहीं है। भारत में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 का ही एक रूप है। कोरोना के इन नए वेरिएंट का क्या प्रभाव है, इनके संक्रमण के लक्षण क्या है और इससे किन लोगों को ज्यादा खतरा है। एक साथ दो वेरिएंट का आना खतरे का संकेत हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सभी पिछले वेरिएंट के सब वेरिएंट्स हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सतर्कता और बचाव ही एकमात्र उपाय है। दरअसल हांगकांग, सिंगापुर और चीन में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हजारों लोग संक्रमण से परेशान हैं। बहुत से मरीजों की मौत भी हो चुकी है। भारत में भी JN.1 के 20 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। अब कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट ने भी रूप बदल लिया है। नया रूप NV1.8.1 चीन से अमेरिका पहुंच चुका है। अमेरिका में ये नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। दोनों ही वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या ये पहले से ज्यादा संक्रामक और गंभीर है और इन पर वैक्सीन का क्या असर रहेगा। महामारी विशेषज्ञ जुगल किशोर के अनुसार WHO नए वेरिएंट की मॉनिटरिंग कर रहा है। WHO अब तक 6 वेरिएंट की निगरानी कर रहा है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारी नए वेरिएंट के प्रभाव और गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जुगल किशोर बताते हैं कि भारत में फिलहाल नए वेरिएंट का कोई खास प्रभाव नहीं है। उन्होंने बताया कि WHO ने पहले कहा था कि JN.1 और इसके जैसे वेरिएंट्स में इम्यून सिस्टम से बचने की क्षमता होती है, लेकिन इस बात के अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को अपनी सत्ता छीनने का डर है। बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई राजनीतिक दल उनसे खफा हैं। इस बीच अपनी पतली हालत का जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस भारत को ठहराने लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने इस्तीफे तक की बात कह दी थी और कहा था कि बांग्लादेश में जैसे हालात हैं उससे बेहतर होगा कि वह पद छोड़कर कहीं और जाकर बस जाएं। अब इस बीच रविवार को बांग्लादेश के मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वह भारत की साजिश का नतीजा है। ये बात नागरिक उइक्या के अध्यक्ष महमूदुर रहमान मन्ना ने कही, जो मोहम्मद यूनुस की बुलाई मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस को लगता है कि इसके पीछे भारत है और पूरे बांग्लादेश को इस समय एकजुट हो रहना चाहिए। बता दें, मन्ना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने ये कहते हुए ही बात शुरू की थी कि हम एक बड़े संकट में हैं। ये संकट भारत की साजिश का हिस्सा है। जो अपना वर्चस्व चाहता है उसे ये बदलाव स्वीकार नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ। यदि संभव हुआ तो वे एक दिन हमें खत्म कर देंगे और इसके लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि देश में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अस्थिरता फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। अवामी लीग पर बैन लगने के बाद से ऐसी स्थिति बढ़ गई है। दरअसल माना जा रहा है कि अवामी लीग के लिए बांग्लादेश में फिर से समर्थन बढ़ने लगा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए छात्र आंदोलन जिम्मेदार माना गया था। फिर चर्चा थी कि अब कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टर तत्वों को ताकत मिली है, उससे नाराजगी बढ़ गई है। अब देश के हालात न संभाल पाने वाले मोहम्मद यूनुस भारत पर ठिकरा फोड़ने में जुटे हैं। मन्ना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस मीटिंग में कहते रहे कि यदि सही से मैं चुनाव नहीं करा सका तो अफसोस होगा। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल जंग जैसे हालात बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल के बाद भी मैं जब तक पद पर हूं तब तक किसी को ऐसी परमिशन नहीं होगी कि वह बांग्लादेश के हितों को नुकसान पहुंचा सके।
बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सोमवार को अचानक अपने पार्टी दफ्तर पहुंच गए। रविवार शाम को वे दिल्ली से पटना लौटे थे। मुख्यमंत्री के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी और करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी भी मौजूद थे। सीएम ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पार्टी दफ्तर का रुख करने से सियासी हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश ने लगभग 15 से 20 मिनट तक पार्टी ऑफिस में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बात की और पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। पार्टी कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में जमकर नारे लगे। दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार का ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ स्वागत किया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। नीतीश कुमार के अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचने से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। वे 2 दिन के लिए दिल्ली गए थे। पहले दिन नीति आयोग की बैठक थी और अगले दिन एनडीए कॉन्क्लेव में हिस्सा लेना था। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। दिल्ली में भी पीएम मोदी की एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग से नीतीश कुमार बीच में ही निकल गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में दोनों डिप्टी सीएम ने बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मंचों पर केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है। दोनों एक दूसरे की जमकर तारीफ करते हैं। कई बार सीएम ने पीएम मोदी का पैर छूने की भी कोशिश की, लेकिन पीएम ने हाथ पकड़कर उन्हें उठा लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारे की हर बड़ी शख्सियत की गतिविधि पर सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी और उनकी पार्टी से बर्खास्तगी ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने प्रेम संबंध का खुलासा किया और उसके बाद उनके पिता लालू यादव द्वारा पार्टी और परिवार से निष्कासन ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल ये घटना न केवल लालू परिवार की आंतरिक कलह को उजागर करती है, बल्कि इसका बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमेशा ही अपनी अप्रत्याशित और विवादास्पद हरकतों के लिए चर्चा में रहे हैं। तेज प्रताप की हरकतों से कई बार पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। 24 मई 2025 को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव नाम की एक युवती के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए 12 साल पुराने संबंध का खुलासा किया। सामान्य तौर पर कोई भी शख्स जिसकी पत्नी के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा हो, ये सब नहीं करता। दरअसल तेज प्रताप पहले से ही विवाहित हैं और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। जाहिर है बवाल तो होना ही था। इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस सफाई से डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका। लालू यादव घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें पता है कि ऐसे मामलों पर क्या करना होता है। वो जानते थे कि इस मामले को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में भुनाने की तैयारी बैठी है। 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने सख्त कदम उठाते हुए तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और उन्हें परिवार से भी अलग करने की घोषणा कर दी। लालू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेज प्रताप की गतिविधियां नैतिक मूल्यों की अवहेलना करती है और सामाजिक न्याय के लिए पार्टी के संघर्ष को कमजोर करती है। लालू के इस फैसले के बाद बिहार में राजनीतिक तूफान आ गया। लालू परिवार की एकता पर सवाल उठने लगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मौका देकर लालू यादव से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तेज प्रताप का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सच स्वीकार करके अपने परिवार को धोखा नहीं दिया और लालू परिवार को इस सच को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू परिवार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर अनुष्का के साथ इतने साल से तेज प्रताप रिश्ते में थे तो उन्हें ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज के साथ।